हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे क्रिस्टोफर मार्लोव की। इससे पहले वीडियो में हमने यूनिवर्सिटी वेट्स कंप्लीट किए थे, तो उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट राइटर थे क्रिस्टोफर मार्लोव, उनको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनका लाइफ स्पैन है 1564 में इनका बर्थ हुआ था, 1595 में इनकी डेथ हुई थी। क्रिस्टोफर मार्लोव वाज एन इंग्लिश प्ले राइट, पोएट एंड ट्रांसलेटर. He was a widely known literary figure of the Elizabethan era. Marlowe remained the foremost dramatist in London before the literary success of William Shakespeare. तो क्रिस्टोफर मार्लोव को एक तरह से विलियम शेक्सपियर तो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद इनको ही माना जाता है एलिजाबेथन टाइम पीरियड में। इवन शेक्सपियर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज यूज ऑफ ब्लैंक वर्स इन ड्रामेटिक वर्क्स. मार्लोव्स यूज ऑफ ब्लैंक वर्स फॉर्म बिकेम द स्टैंडर्ड फॉर द एलिजाबेथन पीरियड. तो जो क्रिस्टोफर मार्लोव ने जिस तरह से ब्लैंक वर्स को यूज़ किया था, बहुत अच्छे से यूज़ किया था, इसलिए ये बहुत पॉपुलर हो गया था ब्लैंक वर्स. और इस ब्लैंक वर्स को बाद के राइटर्स ने बहुत कॉपी किया. तो इसको ब्लैंक वर्स को फेमस बनाने के लिए एक तरह से क्रिस्टोफर मार्लोव को ही जाना जाता है. मार्लोव वाज बोर्न इन कैंटरबरी, इंग्लैंड इन 1564. ही वाज द एल्डेस्ट सन बोर्न टू हिज पेरेंट्स, जॉन मार्लोव एंड कैथरीन. Marlowe was likely to have been born a few days before his actual birthday. Besides, he was 2 months older than Shakespeare, who was baptized on 26 April 1564. तो बैप्टाइज जैसे हमारे यहाँ पे नामकरण होता है बर्थ के 5 डेज बाद, 7 डेज, 11 डेज या जितना भी होता है, इसी तरह से क्रिश्चियन में उनको बैप्टाइज किया जाता है 2-3 डेज आफ्टर. तो एक तरह से इन वही जो डेट होती है वो लिखी होती है कि कब इनको बैप्टाइज किया था. तो शेक्सपियर को किया था 26 अप्रैल 1564, और इनको इनसे 2 मंथ पहले मतलब अप्रैल मार्च 26, फरवरी सॉरी फेब 26 को बैप्टाइज किया था इनको. तो शेक्सपियर से 2 मंथ बड़े हैं ये. वेरी लिटिल इज नोन ऑफ his life up until he was enrolled in school by age 14. At the age of 14, he attended the King's College and was later awarded a scholarship to study at Corpus Christi College, Cambridge. Cambridge का कॉलेज है ये. He graduated from the college in 1584, gaining a bachelor's of art degree. He intended to continue on to receive his master's, but the university required the convincing of the Privy Council to finally award it to him in 1587. They declared any absence he might have occurred were due to his service to Queen Elizabeth I. It is still unclear today what it was that Marlowe was doing for his country, or what involvement in he may have had with the intelligence service. It is possible that he held a job with the service in some kind of capacity as a spy, but there is no convincing evidence one way or other. एक तरह से क्रिस्टोफर मार्लोव को स्टैब किया गया था जब उनकी डेथ हुई थी तब. तो कुछ लोग मानते हैं कि ये एक स्पाई थे, और इन पे एक तरह से एथिज्म के चार्ज भी लगे थे. ही वॉज अक्यूज्ड फॉर एथिज्म. होमोसेक्सुअल भी माना जाता है इनको. जो एडवर्ड सेकंड है इनका वर्क, उसमें जो थीम है वो एक तरह से होमोसेक्सुअल है. गेवेस्टन और एडवर्ड सेकंड किंग जो थे. और फ्री थिंकर्स क्लब को भी ज्वाइन किया था इन्होंने. फ्री थिंकर्स क्लब के मेंबर थे ये. अब बात करते हैं इनके लिटरेरी कैरियर की. Marlowe's first play, Dido, Queen of Carthage, was published in 1594 but was written much earlier. 1585 और 87 में लिखा गया था, पब्लिश काफ़ी लेट हुआ था. इट वॉज फॉलोड बाई 2 पार्ट टेम्बोलिन द ग्रेट. इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 हैं. दिस प्ले वॉज परफॉर्म्ड ऑन स्टेज एंड इट पार्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट एरा ऑफ एलिजाबेथन थिएटर. इन 1589 एंड 90 ही कंपोज्ड द जू ऑफ माल्टा. ये भी इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले है. Then appeared his literary masterpiece Dr. Faustus. सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्टर फॉस्टस माना जाता है. द ट्रेजिकल, ये इसका फुल टाइटल है, द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस. इट वॉज composed between 1588 to 1592 and first appeared in print 1604. In 1592, Marlowe composed Edward II, one of his historical play. The last play which is attributed to Christopher Marlowe is The Masquer at
पेरिस. It was printed in 1594. प्ले के साथ साथ क्रिस्टोफर मार्लोव ने पोम्स भी लिखी थी. तो ओविड और ट्रांसलेशन, जैसे इनको ट्रांसलेटर भी माना जाता है, पोएट और ड्रामेटिस्ट भी माना जाता है. तो ओविड की जो एल्जेइक वर्क है अमोरस, उसको ट्रांसलेट किया था. द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव, ये इनका पोएम है. हीरो एंड लिएंडर, ये भी इनकी एक पोएम है. तो हीरो एक लेडी का नाम है जो 1598 में प्रिंट हुई थी. उसके बाद इनके प्लेस की बात करते हैं. डिडो, क्वीन ऑफ कार्थेज, अ शॉर्ट ट्रेजेडी अबाउट क्वीन डिडो एंड हर लॉन्गिंग फॉर एनीज. एनीज जो विर्जिल का एनीड है, जिसपे वर्क है. ट्रोजन वार के बाद एनियस वहाँ से भाग गया था बैटलफील्ड से. तो वहीं से भागते भागते जब ये एनीज कार्थेज पहुँचता है, तो कार्थेज की जो क्वीन होती है डिडो, वो इससे प्यार करने लग जाती है. लेकिन ये डिडो को वहीं छोड़कर फिर आगे निकल जाता है. तो इसे डेस्परेट होकर वो जो क्वीन है, क्वीन डिडो, अपने आप को मार लेती है, सुसाइड कर लेती है. आफ्टर शी कमिट्स सुसाइड, हर शूटर इराबस एंड हर सिस्टर एना ऑल्सो कमिट सुसाइड. उसके बाद टेम्बुरलिन, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 है. टेम्बुरलिन एक तरह से एशियन एम्परर तैमूर की कहानी है. इसमें जो पहले शेफर्ड होता है, जर्नी ऑफ शेफर्ड टू बिकम रूलर, कैप्चर एंटायर कॉन्टिनेंट. ये किंग होता है माइसीटियस, द किंग ऑफ पर्शिया, is concerned about the growing prominence of Tamburlaine, a Scythian shepherd turned bandit who is said to desire the Persian throne. तो ये एक शेफर्ड होता है जो एक तरह से इस थ्रोन पे कब्जा करना चाहता है. पर्शिया का किंग होता है माइसीटिस, वो इससे काफ़ी वरिड होता है. टू कॉम्बैट द थ्रेट माइसीटिस सेंड ट्रूप टू डिफीट टेम्बुरलिन. तो ये एक तरह से ट्रूप्स भेजता है इसको हराने के लिए. लेकिन जो टेम्बुरलिन होता है वो अलायंस बना लेता है इसके भाई के साथ. जो माइसीटियस होता है, इसका भाई होता है कोसरो के साथ अलायंस करके ये उसको हरा देता है माइसीटियस को. और उसके बाद खुद टेम्बुरलिन खुद है वो किंग बन जाता है. टेम्बुरलिन एंड्स अप टेकिंग ओवर द पर्शियन एम्पायर बिफोर मूविंग ऑन टू द टर्किश एम्पायर. तो ये एक तरह से पहले पर्शियन, फिर टर्किश, फिर इजिप्ट, ये आगे बढ़ता जाता है. मतलब पूरे कॉन्टिनेंट पे कब्जा करना चाहता है. ही कैप्चर्स एंड ह्यूमिलिएट बेजाजेथ द एम्परर एंड हिज वाइफ जेबिना. टर्किश एम्पायर पे कब्जा करता है, फिर वहाँ की किंग और क्वीन होती है, उनको बहुत ह्यूमिलिएट करता है. इवेंचुअली कॉजिंग द टू कमिट सुसाइड, और इससे ये तंग आकर एक तरह से सुसाइड कर लेते हैं. ही देन मूव्स ऑन टू द होल ऑफ अफ्रीका, कैप्चरिंग एम्पायर एंड किलिंग किंग्स. तो ये एक तरह से आगे बढ़ता जाता है. जहाँ जो भी कॉन्टिनेंट आता है, जो भी कोई छोटा एम्पायर आता है, उस पर उसके किंग को मार देता है और उस एम्पायर पे अपना कब्जा कर लेता है. ही मेक्स एन एक्सेप्शन विद द सुल्तान ऑफ इजिप्ट. तो जब ये इजिप्ट पहुंचता है तो वहाँ के सुल्तान के साथ उनको नहीं मारता है. उनकी बेटी होती है जेनोक्रेट, उसके साथ ये शादी कर लेता है और सन इन लॉ बन जाता है एक तरह से सुल्तान का. सुल्तान ऑफ इजिप्ट एज ही इज टेम्बुरलिन सून टू बी फादर इन लॉ. द प्ले एंड्स हैप्पीली फॉर टेम्बुरलिन टू हु वेड्स जेनोक्रेट द इजिप्शियन प्रिंसेस. बाद में इसका सीक्वल आता है पार्ट 2. तो पार्ट 2 में स्टोरी आगे बढ़ती है. द एपिक स्टोरी ऑफ टेम्बुरलिन कंटिन्यूज इन द सेकेंड इंस्टॉलमेंट विद टेम्बुरलिन ट्रेनिंग हिज सन्स टू ऑल्सो बिकम ग्रेट कॉन्क्वरर. इसमें क्या होता है, ये अपने जो इसके 2 बेटे होते हैं, ये दोनों बेटों को भी इस तरह से गाइड करता है कि तुम भी मेरी तरह ही बहुत बड़े कॉन्क्वरर बनो, ज़्यादा आगे बढ़ते जाओ, फाइट करते जाओ, बैटल्स लड़ते जाओ और एम्पायर को बढ़ाओ. लेकिन उनमें से जो एक होता है वो काफ़ी डिसेंट होता है, वो मना कर देता है. तो उसका जो रिफ्यूज़ल होता है अपने बेटे का, टेम्बुरलिन को पसंद नहीं होता है और वो उसको मार देता है. With Tamburlaine training his sons to also become great conquerors, the refusal of one of his son Caliphus to participate in battles, especially one against a resistance led by Calapine, the son of the late Turkish Empire Bajazeth. जो बेजाजेथ और उसकी क्वीन थी, उसको टेम्बुरलिन ने बहुत टॉर्चर किया, ये सुसाइड कर लेते हैं. जो उनका बेटा होता है कैलापाइन, वो इससे अपना बदला लेने के लिए आता है. तो जब ये अपने बेटे को बोलता है कि तू जा कैलापाइन के साथ लड़ाई कर, तो ये मना कर देता है कैलिफस. तो ये मार देता है अपने बेटे को. एंगर्स टेम्बुरलिन एंड ही किल्स हिज सन. ही विशेज टू कॉन्कर मोर टेरिटरी, इवेंचुअली गोइंग टू बेबीलोन इन एन अटेम्प्ट टू टेक कंट्रोल. तो ये लड़ता लड़ता जब बेबीलोन पहुंचता है तो वहाँ पे ये घायल हो जाता है और बीमार पड़ जाता है और फिर मर जाता है. यही इसकी कहानी है. जैसे पहले बताया गया था, इसमें ये बताते हैं कि जो क्रिस्टोफर मार्लोव के जितने भी प्लेज हैं उनमें
जो थीम है वो एक तरह से एक पैशन की तरह दिखाया गया है, चाहे वो पैसे के लिए पैशन हो या टेरिटरी के लिए पैशन हो। बैटल जितना ये लड़ रहा है खुद को एम्पायर बनाने के लिए, या डॉक्टर फोस्टर्स है जिसमें वो नॉलेज के लिए, एक तरह से बहुत पैशन दिखाया गया है। इसके बाद आता है द जू ऑफ माल्टा, नेक्स्ट प्ले है जो क्रिस्टोफर मार्लोव का। मैकियावली ए घोस्ट इंट्रोड्यूस द प्ले, तो इसमें एक घोस्ट होता है वो प्ले को इंट्रोड्यूस कराता है, स्टार्टिंग दैट ही इज प्रेजेंटिंग द ट्रेजेडी ऑफ ए जू। द जू इन क्वेश्चन इज बारबस, तो जो जू होता है उसका क्या नाम होता है, बारबस। ये मेन प्रोटैगनिस्ट होता है। एन एक्सट्रीमली वेल्दी मर्चेंट हु हैज ऑल ऑफ हिज रिचेज सीज्ड बाय द गवर्नर आफ्टर प्रोटेस्टिंग ए हाई टैक्स। तो ये बहुत वेल्दी होता है, मर्चेंट होता है, लेकिन जब गवर्नमेंट उस पर हाई टैक्स लगा देती है तो एक तरह से वो उस टैक्स को देने के लिए रिफ्यूज़ कर देता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि इसका जो पूरी टेरिटरी होती है, उसका जो भी वेल्थ होती है, उसको एक तरह से गवर्नमेंट का डिक्लेयर कर देते हैं, और जो हाउस है वो भी सीज कर दिया जाता है, एंड टर्न इनटू ए ननरी। बारबस इज डॉटर प्रिटेंड टू बी क्रिश्चियन टू स्नीक आउट सम गोल्ड हिडन इन द मैंशन। जो बारबस की डॉटर होती है, बारबस यूजेज द मनी एबिगेल एक्वायर टू बाय स्लेव, इसकी बेटी का नाम होता है एबिगेल। तो बारबस क्या करता है, अपनी बेटी को एक तरह से नन बना के, और वो जो ननरी होती है उसके अंदर भेज देता है, और प्रिटेंड करते हैं कि वो क्रिश्चियन बन गई है और वहाँ पे वो वर्क सर्विस कर रही है। लेकिन वहाँ से ये धीरे धीरे, जो भी इसको पता था गोल्ड कहाँ है, वो तो जो हिडन गोल्ड होता है वो ये निकाल निकाल के अपने फादर को देती जाती है। तो ये फादर एक उससे एक स्लेव खरीदता है जिसका नाम होता है इथामोर। बारबस देन एंगर्स हिज डॉटर बाय यूजिंग हर ब्यूटी टू टर्न टू मैन अगेंस्ट ईच अदर। बाद में जब उसकी बेटी को पता चलता है कि दो मैन को एक दूसरे से लड़ाता है ये उसकी बेटी की ब्यूटी को यूज़ करने के लिए, तो उसको बहुत ख़राब लगता है। ये दोनों लड़ते लड़ते वो एक दूसरे को मार डालते हैं। एंड डेथ ऑफ बोथ पार्टिसिपेंट्स, शी इज़ सो एंग्री शी जॉइन द ननरी कन्वर्टिंग टू क्रिश्चियनिटी। इस बार ये रियल में ननरी को ज्वाइन कर लेती है और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाती है। पहले तो वो सिर्फ प्रिटेंड कर रही थी, इस बार वो रियलिटी में ही क्रिश्चियन बन जाती है। हर फादर एंड इथामोर पॉइजन ऑल द नन्स एट द ननरी फॉर बीइंग क्रिश्चियन एंड ऑल ऑफ वुमेन डाई इंक्लूडिंग एबिगेल। तो जो उसका फादर और जो स्लेव वो खरीदता है इथामोर, वो दोनों मिलकर ननरी में जितनी भी वो होती है नन्स, उनको पॉइजन दे देते हैं ये, और सारे मर जाते हैं, ये एबिगेल भी। पर एबिगेल होती है वो एक तरह से कन्फेस कर देती है कि मेरे फादर ने ही ये सब किया है। Ithamore is tricked into betraying Barbas, which angers him. He poisoned all involved in the betrayal. जो इथामोर होता है ये भी एक तरह से बारबस को ट्रिक करता है। तो जब इसको पता चलता है बारबस को, तो ये उन सबको भी पॉइजन दे देता है, और खुद एक तरह से झूठी खबर फैला देता है, प्रिटेंड करता है कि वो भी उसकी खुद की भी बारबस की भी डेथ हो गई है वहाँ से निकलने के लिए। Ithamore is tricked into betraying Barbas, which angers him. He poisons all involved in the betrayal and is convicted for murder, only to escape by pretending to be dead. He then helps an approaching Turkish force take over Malta before he betray them for Malta. तो एक तरह से उनको भी वो धोखा देता है, और बाद में जो आर्मी होती है, द आर्मी ऑफ माल्टा डिसाइड टू किल बारबस एनीवे। तो बाद में यान आर्मी भी ये डिसाइड करती है कि बारबस को मार दिया जाए। फिर उसके बाद आता है एडवर्ड द सेकंड। द प्ले ओपन्स विद एडवर्ड सेकंड रिकॉलिंग पियर्स गेवेस्टन फ्रॉम एग्जाइल आफ्टर हिज फादर एडवर्ड फर्स्ट डाई। इसमें क्या होता है कि एडवर्ड फर्स्ट होते हैं, वो किंग होते हैं, उनका बेटा होता है एडवर्ड सेकंड। तो एडवर्ड सेकंड एक तरह से होमोसेक्सुअल होता है, वो गेवेस्टन से बहुत प्यार करता है। गेवेस्टन भी एक बॉय होता है, लड़का होता है। तो जब एडवर्ड फर्स्ट की डेथ और जब उनको पता चलता है कि एडवर्ड सेकंड होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप है गेवेस्टन के साथ, तो ये इसको एग्जाइल कर देते हैं, एम्पायर वो कंट्री से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जब इनकी डेथ हो जाती है एडवर्ड फर्स्ट की, तो एडवर्ड सेकंड गेवेस्टन को वापस बुला लेता है, और जो भी नोबल मैन होते हैं वो इसके प्रिंस के फैसले से काफ़ी नाराज़ होते हैं। इसकी वाइफ होती है इसाबेला, वो भी काफ़ी नाराज़ होती है कि गेवेस्टन वापस आ गया है, किसी को भी पसंद नहीं है, क्योंकि इसका एक तरह से प्रिंस पे काफ़ी कंट्रोल था गेवेस्टन का। तो बाद में फिर वो नोबल्स होते हैं, वो गुस्सा होकर इसको एक बार फिर बाहर निकाल देते हैं गेवेस्टन को। पर इसाबेला क्या करती है, वो बोलती है कि अच्छा है कि हम गेवेस्टन को वापस बुला लें, इससे एक तरह से वो हमारी आंखों के सामने रहेगा और हम उसको मारने में प्लान बना सकेंगे, और दूर होगा तो फिर उससे कि ये प्रिंस भी नाराज़ रहेगा। तो फिर जो वो नोबल्स होते हैं वो गेवेस्टन को वापस बुला लेते हैं, गेवेस्टन आ जाता है, और एक तरह से ये पूरा जो भी खजाना होता है वो लूटता रहता है, पूरा किंग के ऊपर इसका कंट्रोल होता है। इसाबेला होता है उसका मोर्टिमर के साथ
लव अफेयर शुरू हो जाता है। तो बाद में धीरे धीरे ये इसाबेला का एक बेटा भी होता है। तो नोबल्स होते हैं वो गेवेस्टन के आने से काफ़ी परेशान होते हैं, पूरा खजाना लूट रहा होता है ये, और एडवर्ड सेकंड होता है ये बिल्कुल चुप रहता है, कुछ नहीं करता है। तो बाद में ये काफ़ी प्रेशर बनाते हैं, एडवर्ड सेकंड जो किंग है उसको जेल में डाल देते हैं, गेवेस्टन को भगा देते हैं और पकड़ के एक तरह से इसको मार देते हैं गेवेस्टन को। तो उससे जो एडवर्ड सेकंड होता है जेल में बाद में डालते हैं, ये काफ़ी गुस्सा हो जाता है ये, क्योंकि एडवर्ड सेकंड ने कहा था कि एक बार मुझे मारने से पहले मुझे उससे मिलवाना ज़रूर। पर ये जो मोर्टिमर और नोबल्स होते हैं वो मिलके वो उसको मिलवाते नहीं है, पहले ही मार देते हैं। जब एडवर्ड सेकंड को ये पता चलता है तो बहुत गुस्सा हो जाता है, वो नोबल्स के साथ लड़ाई शुरू कर देता है, नोबल्स को उसमें हरा देता है। बाद में ये इसाबेला ये फ्रेंच से होती है, इसका भाई होता है वो वहाँ पे किंग होता है उस टाइम। तो ये अपने भाई के साथ मिलकर मोर्टिमर और ये एक आर्मी इकट्ठी करते हैं और एडवर्ड सेकंड के साथ लड़ाई करते हैं, इसको हरा देते हैं, जेल में डाल देते हैं। बाद में जब इनका बेटा बड़ा होता है उसको पता चलता है कि इसके फादर को मारने में इसकी मदर और ये मोर्टिमर का हाथ था, तो बाद में ये मोर्टिमर को मरवा देता है और मदर को जेल में डाल देता है। तो यही इसकी स्टोरी है। उसके बाद बात करते हैं डॉक्टर फोस्टर्स की। डॉक्टर फोस्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस से क्वेश्चन हमेशा आता है। डॉक्टर फोस्टर्स इज पोर्ट्रेड एज अ ब्रिलियंट बट पुअर डॉक्टर इन द ओपनिंग सीन। His achievement and pride are linked, likened to the story of Icarus, letting the readers know that the play would not end well for Faustus. Faustus claims that he has learned everything about every traditional subject he has studied. एक तरह से फोस्टस होता है वो सारी स्टडी कर लेता है जो भी ट्रेडिशनल सब्जेक्ट होते हैं। तो बाद में ये एक तरह से मैजिक सीखना चाहता है, तो मैजिक से तो अपने सो ही कॉल्स हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन टू मैजिशियन। फोस्टस वांट्स टू स्टडी मैजिक एंड बिगिन बाय समनिंग अ डेविल मेफिस्टोफिलस। जो लूसीफर होता है उसका एक तरह से सेक्रेटरी होता है ये मेफिस्टोफिलस, जैसे वो चिराग और जिन जिन निकलता है ना वैसे ये मेफिस्टोफिलस होता है। तो इसको ऑफर करता है ये फोस्टस कि तुम जाओ अपने मास्टर को बोलो कि मैं 24 एक डील करता हूँ उसके साथ, 24 ईयर्स वो मुझे देंगे प्लेजर के लिए, जो भी मैजिक है वो सारा मैं सीखूंगा और उसको यूज़ करूँगा, उसके बाद मैं अपनी सोल उनको दे दूँगा लूसीफर को, जो लूसीफर मास्टर होता है। तो उसको ये डील पसंद आ जाती है, ये दोनों साइन करते हैं डील। तो उसकी आर्म पे लिखती है होमोफ्यूज अपीयर अपॉन द डॉक्टर्स आर्म, डॉक्टर फोस्टस की आर्म पे, एक तरह से डील पक्की करने के लिए। फोस्टस एंड मेफिस्टोफिलस ट्रैवल ऑल ओवर यूरोप प्लेइंग ट्रिक्स एंड परफॉर्मिंग फीट्स। तो ये मैजिक से बहुत फेमस हो जाता है डॉक्टर फोस्टस। कभी जो मर गए हैं उनको भी बुला लेता है, जैसे ट्रॉय वॉर के टाइम भी जो हेलन थी उनको, अलेक्जेंडर जो किंग थे, तो काफ़ी दूसरे क्वीन किंग उनको खुश करता रहता है। विदाउट मौसम ग्रेप्स का सीज़न नहीं है उसी टाइम वो ग्रेप्स को अपीयर कर देता है। ओवर द नेक्स्ट 24 ईयर फोस्टस बिकम्स अक्लेम्ड थ्रू आउट यूरोप एंड हिज मैजिक इज tarnished only when at the end of 24 years he tells his fellow scholars of his deal with the devil. Just as the contrast becomes to an end, Faustus attempts to repent but he is too late. टू एंजल्स भी होती है इसमें, जो एक गुड एंजल और बैड एंजल। गुड एंजल बोलती है कि ये डील नहीं करो, बैड एंजल उनको बोलती है कि नहीं ये डील करो, ये तो बहुत अच्छी है, इसमें तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो एक तरह से जब साल ख़त्म होने वाला था तो उसको बहुत अफसोस होता है कि उसका डिसीजन था वो बहुत गलत था, पर अब बहुत देर हो चुकी है। A horde of demons come and carry his soul off to hell and the scholars bury his remains the morning after। तो वो उसकी सोल को ले जाते हैं और बाद में जो स्कॉलर होते हैं वो उसके शरीर को जला देते हैं। तो ये पूरा एक तरह से क्रिस्टोफर मार्लो कंप्लीट हो गया, उसके वर्क्स, पोइटिक वर्क्स और जो भी प्ले थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।